हेलो बच्चों, आ गया है आपका अपना सुभाष सर लेकर मैथ्स का एक नया टॉपिक। मैं आजकल चैप्टर 10, 11 अलजेब्रा 6th क्लास का करवा रहा हूं। इसमें मैं आपको कंसेप्ट इसका सारा समझा चुका हूं। पिछली क्लास में मैंने आपको इक्वेशंस को सॉल्व करना बताया था, अलजेब्रा बताया था, अलजेब्रा क्या होता है, उसका एसोसिएटिव रूल क्या होता है, कम्यूटेटिव रूल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल क्या होता है, और इज इक्वल टू के उधर जाकर प्लस माइनस बन जाता है, माइनस प्लस बन जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड बन जाता है और डिवाइड मल्टीप्लाई बनता है। ये मैंने आपको चीज़ें बताई थी। आज मैं इसकी एक्सरसाइजेज में से कुछ क्वेश्चंस लेकर आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करवाऊंगा ताकि आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है, चलिए इसमें से कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं। एक्सरसाइज 11.1। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या है कि हमने एक बताया था कि इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर्स यहां पर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, इन लेटर्स को बनाने के लिए आपको कौन कौन सी मैच स्टिक्स की, कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। इसको बनाने के लिए अगर मैं मैच स्टिक्स की जरूरत पड़े तो एक ये हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई। 3 मैच स्टिक्स बनानी है। एक अल्फाबेट बनाने के लिए 3 मैच स्टिक्स हैं, 2 अल्फाबेट्स बनाने के लिए 6 मैच स्टिक्स हैं, 3 अल्फाबेट्स बनाने के लिए 3 ए बनाने के लिए 9 है। तो ये आपको होगा, और n नंबर ऑफ ए बनाने के लिए आपके पास 3n हो जाएगा। ये एक मैच स्टिक्स का था। एक इसमें और दे रखा है यू। यू बनाने के लिए आपको कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत है। यहां पर एक मैच स्टिक ये हो गई, एक मैच स्टिक ये हो गई, एक मैच स्टिक ये हो गई, 3 मैच स्टिक्स है। तो यू के लिए भी यही वाला रूल अप्लाई होगा। ठीक है, फिर अगर हम यहां पर डी कहें, डी बनाने के लिए हमें एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, 4 इसमें मैच स्टिक्स चाहिए। तो डी बनाने के लिए हमें 4 मैच स्टिक्स, 8 मैच स्टिक्स, 12 मैच स्टिक्स और यहां पर 4n मैच स्टिक्स चाहिए होंगी। ये एक मैच स्टिक्स वाला क्वेश्चन था। इसको हमने सीखा कि अल्फाबेट्स में कितनी मैच स्टिक्स की जरूरत पड़ती है। अब इसमें नेक्स्ट एक क्वेश्चन आता है कि इफ देयर आर 50 मैंगोज इन ए बॉक्स, एक बॉक्स में 50 आम है। ठीक है, ये बॉक्स है, इस बॉक्स में 50 आम है। वो कहता है कि हाउ विल यू राइट द टोटल नंबर ऑफ मैंगोज इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ बॉक्सेस, यूज बी द नंबर ऑफ बॉक्सेस। तो यहां पर नंबर ऑफ बॉक्सेस इज इक्वल टू बी। एक बॉक्स में 50 मैंगो हैं, 2 बॉक्स में कितने होंगे, 100 होंगे, 3 बॉक्स में 150 होंगे, 4 बॉक्स में 200 होंगे। इसी तरह से बी बॉक्सेस में कितने मैंगोज होंगे, 50 बी, इट इज 50, क्योंकि एक में 50 है। जितने एक में होते हैं उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, या एडिशन सब्ट्रैक्शन जैसा भी रूल उसमें लगेगा। फिर कहता है ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। एक बर्ड जो है 1 मिनट में 1 किलोमीटर उड़ती है। ठीक है, ए बर्ड फ्लाइज 1 किलोमीटर इन 1 मिनट। कैन यू एक्सप्रेस द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बर्ड इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग इन द टाइम इन मिनट्स। वो कहता है कितने मिनट में वो कितना उड़ेगी उसको। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 1 मिनट इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 1 मिनट इन, यहां पर हम ऐसे लिखेंगे, इन 1 मिनट बर्ड फ्लाइज इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। 2 मिनट में 2 किलोमीटर, 3 मिनट में 3 किलोमीटर, 4 मिनट में 4 किलोमीटर। तो यहां पर अब वो क्या कहता है, इसमें क्या उसमें उसको बोले ना, यूज टी फॉर फ्लाइंग टाइम्स। इन टी टाइम में वो कितना मिनट उड़ेगी, तो वो टी किलोमीटर उड़ेगी। मतलब अगर वो 10 मिनट में
10 किलोमीटर 15 मिनट में, 15 किलोमीटर 100 मिनट में 100 किलोमीटर वो बर्ड उड़ जाएगी। ये इसके एक्सप्रेशन वाले क्वेश्चंस हैं। अब एक क्वेश्चन और आता है कि साइड ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, साइड ऑफ द स्क्वायर को अगर हम एल कहें, एल है, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल को, सॉरी इक्विलेटरल ट्रायंगल बता रहा है, अगर हम किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड को एल कहें तो उसका पेरीमीटर निकालने का जो फार्मूला होगा उसको आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें तो वो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू साइड इनटू नंबर ऑफ साइड्स, ये होगा इज इक्वल टू 3L। 3 साइड्स होती हैं और एक साइड L है, तो ये कहलाएगा 3L। ये कह रहा है ए क्यूब इज 3 डायमेंशनल फिगर एज शोन इन द फिगर। अब यहां पर एक क्यूब गिवन है, लेट अस हम इसका एक फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि आप में से कौन इसको बना सकता है। एक ये क्यूब है। क्यूब क्या होता है कि जिसकी, ये एक क्यूब है, बॉक्स है, मतलब जिसके के सारे के सारे सरफेसेस जो है वो स्क्वायर होते हैं, क्यूब उसको बोलते हैं। जैसे आपने वो देखा होगा ना डाई, जो हम सांप सीढ़ी और ये खोलते हैं, उसमें जो हम पासा फेंकते हैं जिसमें 1 to 6 डॉटेड्स होते हैं, वो उसको, उसके चारों जो 6 के 6 जो फेसेस होते हैं वो 6 के 6 स्क्वायर होते हैं, तो इसलिए उसको क्यूब बोलते हैं। ये कह रहा है इट हैज 6 फेसेस, इसके 6 फेसेस है, एक ऊपर है, एक नीचे है, एक इधर साइड में, एक इधर साइड में, एक आगे एक पीछे है, तो इसके 6 फेसेस हैं। द लेंथ ऑफ एन एज ऑफ द क्यूब इज गिवन बाय एल। इसकी एक ये लेंथ है, एक ये ब्रेड्थ है, एक ये हाइट है, ये सब कुछ एल है। लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट इसकी। फाइंड द फॉर्मूला फॉर टोटल लेंथ ऑफ द एजेस ऑफ द क्यूब। अब इसमें कितने इसके साइड्स हैं, 1 2 3 4 तो नीचे हो गई, 4 ऊपर हो गई, 4 साइड में हो गई, 4 इधर हो गई, ठीक है ना। तो 4 अपर, 4 लोअर यहां पर, और 4 लेफ्ट साइड और 4 राइट साइड, ये साइड हो गई ना। अब मैं आपको अगर बताऊं तो इसकी कितने इसके एजेस हो गए। जैसे ये आपके पास एक बुक है, बुक भी आपका जो है ये रेक्टेंगुलर है, मैं इसको मान लो कि ये क्यूब है स्क्वायर की फॉर्म में। अब इसकी 1 2 3 4 साइड्स तो ये हो गई, 4 नीचे वाली हो गई, 1 2 ये वाली जो है, ये वाली एक हो गई और ये वाली एक हो गई, तो इसके साइड्स एजेस कितने बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, मतलब 1 2 3 4 तो ये हो गए, 4 ऊपर के हो गए और 4 साइड्स के हो गए, तो इसके 12 बनेंगे। तो इसका पेरीमीटर जो कहलाएगा दैट विल बी इक्वल टू, वही मैंने आपको बताया था, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ द साइड। तो इसका आंसर होगा 12L, ठीक है। अब इसमें और क्वेश्चंस आगे आते हैं कि इनको हम एक एक करके सोल्व करते हैं। एक क्वेश्चन आया है कि सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स देन अमीना। सरिता के पास, इसको एल्जेब्रिक फॉर्म में लिखना है, कह रहा है कि लेट अमीना हैव x मार्बल्स। अमीना के पास x मार्बल्स हैं, तो सरिता के पास कितने मार्बल्स होंगे। वो कहता है सरिता हैज 10 मोर मार्बल्स, 10 ज्यादा है इससे, 10 ज्यादा है, तो जितने इसके पास हैं उसमें 10 जोड़ दो, तो वो होगा x प्लस 10। एक क्वेश्चन और आता है, बालू इज 3 years यंगर देन राजू। बालू, अब वो कहता है, और राजू, बालू जो है वो यंगर है, अगर हमने राजू की एज को x मान लिया, और बालू जो है राजू से 3 साल छोटा है। छोटा है का मतलब इससे 3 कम है, तो यहां पर हम लिखेंगे x माइनस 3। बालू इज 3 years लेस देन द राजू।
ये इसकी इक्वेशन होगी। राजूज फादर एज इज 2 years मोर देन 3 times राजूज एज। अब फादर और राजू, ठीक है, वो कहता है कि राजू की एज को एक्स मान लो। राजू की एज को हमने एक्स मान लिया, तो फादर की एज क्या करें, राजू के फादर की एज उसकी एज के 3 गुना से 2 ज्यादा है, मतलब उसके 3 टाइम्स से 2 ज्यादा है। तो राजू की एज को 3 टाइम्स करो और उसमें 2 ज्यादा कर दो, तो ये आपके उसके फादर की एज आ जाएगी। ये आपको एक्सप्रेशंस, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बनाने का, स्टेटमेंट से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना, ये इस तरह से बनाते हैं। ये आपको आगे आने वाले टाइम में जब हम वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ये चीजें आपके बहुत काम आएंगी। इन चीजों को आपने ध्यान रखना है। फिर अब एक और क्वेश्चन ये कहता है 1 added 2। अब एक क्वेश्चन कहता है 1 added to 2m, 2m में एक ऐड करना है आपने, तो यहां पर आप सीधा लिखोगे 2m प्लस 1। फिर कहता है 5 times y to which 3 is added, मतलब y के 5 टाइम्स में 3 ऐड कर दो, तो 5 टाइम्स ऑफ y 3 एडिड। यहां पर अब मोर वर्ड आ जाए, एडिड वर्ड आ जाए, ठीक है, तो इसमें हम प्लस करते हैं। लेस वर्ड आ जाए, ठीक है, और सब्ट्रैक्टेड वर्ड आ जाए, सब्ट्रैक्टेड वर्ड आ जाए, तो उसमें हम माइनस करते हैं। ये चीजें तो खैर आपको क्वेश्चन देख के भी पता लगाई जा सकती हैं। 5 टाइम्स ऑफ y फ्रॉम विच 3 इज सब्ट्रैक्टेड, 5 टाइम्स ऑफ y जिसमें से 3 हमने माइनस करना है। y मल्टीप्लाइड बाय 5 एंड द रिजल्ट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 16। यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि हमने 16 में से मल्टीप्लाई करने वाला, 16 में से सब्ट्रैक्ट करना है, तो पहले हम 16 माइनस, यहां पर कहता है 5 टाइम्स मल्टीप्लाइड बाय y, तो इसका आंसर होगा ये। क्वेश्चन में दोबारा पढ़ रहा हूं, y मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स, y को 5 टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दिया, ये रिजल्ट आ गया। इसको हमने 16 में से माइनस करना है, तो हम 16 माइनस ये लिखेंगे, तो आपका आंसर 16 माइनस 5y आ जाएगा, ठीक है। फिर फादर एज और मदर सन एज वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, उसमें व्हाट विल बी, कह रहे हैं टेक सरिता's प्रेजेंट एज टू बी y years। सरिता की प्रेजेंट एज जो है वो y है, तो कहता है कि व्हाट विल बी हर एज 5 years फ्रॉम नाउ। आपकी एज अभी मान लो 10 years है, तो 5 साल बाद आपकी एज कितनी होगी, 15। आपने क्या किया, 10 में 5 जोड़ दिया। तो ऐसे ही सरिता की एज अभी y है, तो 5 साल बाद सरिता की एज y प्लस 5 हो जाएगी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी एज अभी 10 years है, तो पूछा जाए 2 साल पहले आपकी एज कितनी थी, तो आप 10 में से 2 माइनस करेंगे। तो अगर पूछा जाए सरिता की एज अभी y है, तो 2 साल पहले कितनी थी, तो हम y माइनस 2 लिखेंगे। कहता है सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 टाइम्स हर एज। सरिता के ग्रैंडफादर उसकी एज का 6 गुना है। सरिता की वो एज है y, तो उसकी फादर की एज, ग्रैंडफादर की एज y इंटू 6 हो जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू 6y। ये सारी चीजें मैंने आपको बता रखी हैं। ये m के साथ जो मल्टीप्लाइड है वो कोएफिशिएंट है, ये 1 है, 2 टर्म्स हैं, इसमें प्लस और माइनस से टर्म्स का सेपरेशन होता है। ये चीजें मैंने आपको बताई हुई हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि अब
कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ये कह रहा है x प्लस 10, वो कहते हैं इसमें वेरिएबल क्या है, वेरिएबल क्या है x। p माइनस 3 इज इक्वल टू 7, यहां पर कांस्टेंट क्या है, तो यहां पर p माइनस 3 इज इक्वल टू 7। जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए और दो कांस्टेंट्स हो और इज इक्वल टू का साइन हो, पहले हमने उसको सॉल्व करना है, फिर जो उसमें एक कांस्टेंट बचेगा वो उसका आंसर होगा। तो यहां पर इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद ये मैंने 3 को माइनस 3 को उधर ले जाऊंगा तो ये प्लस हो जाएगा, 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10, तो 10 जो है इसमें कांस्टेंट हो गया, p आपका वेरिएबल कहलाएगा। t/5 में इज इक्वल टू 4 में वेरिएबल क्या है, t/5, t/5 इज ए वेरिएबल। 2t प्लस 3 में वेरिएबल क्या है, 2t, 2t जो है वो वेरिएबल है। अब एक क्वेश्चन आता है कि स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर इक्वेशंस, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। इसमें से बताना है कि कौन कौन सी इक्वेशंस हैं, कौन कौन सी इक्वेशंस नहीं हैं। मैं आपके लिए यहां पर 3-4 इक्वेशंस लिख रहा हूं, आपने उसमें से बताना है कौन सी इक्वेशन है और कौन सी इक्वेशन नहीं है। यहां पर पहली है 17 इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, 4/2 इज इक्वल टू 2, t माइनस 7 ग्रेटर देन 5, 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 2 प्लस p एंड 3q/2 लेस देन 5। इनमें से कौन सी इक्वेशन है। इक्वेशन का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बीच में अगर इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है तो वो इक्वेशन है, इसके अलावा कोई भी इक्वेशन नहीं है। जिसमें इज इक्वल टू का साइन लगा हुआ है वो इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें इज इक्वल टू का साइन नहीं है। लेकिन यहां पर एक जो है ये वर्ड 4/2, इसमें वेरिएबल नहीं है। अगर वेरिएबल किसी इक्वेशन में नहीं है तो हमने इनको पहले सॉल्व करना है, फिर हमें देखना है कि ये इक्वेशन है नहीं है। अगर किसी में वेरिएबल है और वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में है तो इज इक्वल टू का साइन है तो हम डायरेक्ट कह देंगे कि वो इक्वेशन है। लेकिन मैंने यहां पर टिक कर दिया था क्योंकि मुझे पता था ये इक्वेशन है, इसलिए यहां पर सिर्फ वेरिएबल नहीं है। तो 4/2 इज इक्वल टू 2 होता है और 2 इज इक्वल टू 2, ये ट्रू हो गया फार्मूला, तो ये भी एक इक्वेशन है, इसको भी हम इक्वेशन बोलेंगे। एक क्वेश्चन और आता है इसका, 7 इज इक्वल टू 11 इंटू 5 माइनस 12 इंटू 3। अब इसमें मैंने क्या बताया, ये इक्वेशन है या नहीं, इसको देखने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है। अगर कोई भी अल्फाबेट नहीं है तो पहले हमने उसको सॉल्व करना है। अगर वो ट्रू आएगा तभी वो इक्वेशन है, वरना वो इक्वेशन नहीं है। यहां पर 7 इज इक्वल टू 11 5 आर 55 माइनस 12 3 आर 36, 7 is equal to 55 minus 36 21, 7 is not equal to 21, therefore this is not an equation, इसलिए ये इक्वेशन नहीं है। ठीक है, अब कहता है कि कुछ इक्वेशंस गिवन है, उनको आपने सॉल्व करना है। मैं यहां पर 3-4 इक्वेशंस लिख रहा हूं, उनके आंसर्स आपने निकाल ट्रू फॉल्स बताना है। 5m इज इक्वल टू 60, यहां पर 10 5 12 और 15, यहां पर q/2 इज इक्वल टू 7, यहां पर आंसर्स गिवन है 7 2 10 14। एक क्वेश्चन है x + 4
सॉरी एक और लिखो, r प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और यहाँ पर मैं लिखूँ 4 -4 0 और 2। अब ये 3 क्वेश्चंस हैं, इसमें से आपने बताना है आंसर क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस दिए है, इसमें से आंसर बताना है। ये 3 इक्वेशंस हैं, इनको सॉल्व कर लो। सॉल्व करने का तरीका मैंने बताया था, ये m के साथ ये मल्टीप्लाई है, ये डिवाइड है, ये प्लस है। मल्टीप्लाई जो है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये उधर जाकर माइनस हो जाएगा। तो पहले हम इसको मल्टीप्लाई को डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर m इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 5 हो गया। ये डिवाइड है तो ये q इज इक्वल टू 7 इंटू 2 हो गया। यहाँ पर r इज इक्वल टू ये 0 -4 हो गया। ठीक है, अब इनके आंसर्स निकाल दो। 16 बाय 5 12 होता है, 7 इंटू 2 14 होता है, 0 -4 होता है। ये आपके 4 आंसर्स हो गए। इन ऑप्शंस में से आप इनको टिक कर दो। ये 12 है तो ये इसका आंसर है, ये 14 है तो ये इसका आंसर है, ये -4 है तो ये इसका आंसर है। ठीक है, ये मैंने आपको आज थोड़ी सी अलजेब्रा की प्रैक्टिस करवाई है। प्रैक्टिस में हो सकता है आपको, मेरे हिसाब से तो सब कुछ समझ में आ जाना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो फिर भी आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, उनके जवाब मैं आपको ज़रूर दूंगा। ठीक है, आप समझ में आ गया। मैथ्स समझने की चीज़ है, रटने की चीज़ नहीं है। मैथ्स को एक चीज़ ध्यान रखना कि प्रैक्टिस करने पर मैथ्स आपको ज़्यादा समझ में आएगा। एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरा, एक हिंदी में कहावत है, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। क्या मतलब होता है उसका, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान? कि अगर एक जगह पर अगर आप ऐसे घिसते रहोगे, मैं अगर इसको ऐसे घिसता रहूंगा तो यहां पर और यहां पर निशान पड़ेगा ही पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको चीज़ों को समझ में आएगा, निशान आपके दिमाग में पड़ेंगे ही पड़ेंगे। निशान पड़ेंगे मतलब आपको समझ में आएगा। तो इसलिए प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। दूसरी एक और चीज़ है, मेरी वीडियोस के बारे में आपको शायद मैंने पहली कई वीडियोस में सबको बता रखा है कि मैं अपनी वीडियोस में जितने मेरे चैप्टर्स हैं उन चैप्टर्स के लिंक्स, एक तो पूरे 6th क्लास का मैंने क्लास 6th मैथ्स के नाम से प्लेलिस्ट बनाई हुई है यूट्यूब पर। प्लेलिस्ट में जाकर आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। कोई भी एक चैप्टर पढ़ना चाहें तो उस चैप्टर की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। कोई भी एक टॉपिक पढ़ना चाहें उस टॉपिक की सारी वीडियोस मिल जाएंगी। वो सारी वीडियोस आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। जैसे ये चैप्टर अलजेब्रा में मैंने 3 वीडियोस बनाई हैं। 3 वीडियोस में पहली वीडियो में आपकी सिर्फ वीडियो है, दूसरी वीडियो में आपकी पहली वीडियो का लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तीसरी वीडियो में आपकी पहली 2 वीडियोस का लिंक गिवन होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर कोई तीसरी वीडियो देख के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से पहली और दूसरी वीडियो देखना चाहता है तो पूरा का पूरा चैप्टर उसका वहां पर वो उसको समझ सकता है। ये मेरा एक वीडियोस बनाने का पैटर्न है। पैटर्न शायद आपको समझ में आए, अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। जाने से पहले फिर मैं आपको वही कहूँगा कि मैथ्स रटने की चीज़ नहीं है, मैथ्स समझने की चीज़ है। इसीलिए मैथ्स को रटो मत, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो और मुझसे सवाल पूछते रहो। थैंक यू वेरी मच।